और लगभग 1916 तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। मैं जरा सा उसको ब्रीफ करना चाहूंगा। 1600 से हम लोगों ने स्टोरी स्टार्ट की थी। 1600 में ब्रिटिश आए व्यापार करने के लिए और लगभग 150 सालों तक ट्रेड किया। 1757 से यहाँ पे नियंत्रण स्थापित किया बंगाल से, मैंने बताया था। तो 150 सालों तक तो ये व्यापारी रहे, उसके बाद प्रशासक बन गए। यहीं से भारतीयों के शोषण की शुरुआत होती है और लगभग 100 सालों बाद एक बड़ा विद्रोह करते हैं भारतीय, जिसे हम 1857 का विद्रोह कहते हैं। इस विद्रोह के बाद कुछ छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन बनना चालू होते हैं और फाइनली एक अखिल भारतीय स्तर का संगठन बनता है जिसे हम कांग्रेस कहते हैं 1885 में। इस कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन चलता है, लेकिन धीरे धीरे चलता है। कोई सक्रिय जन आंदोलन नहीं हो रहा होता है, कोई एक्टिव मास मूवमेंट नहीं हो रहा होता है। ऐसा मौका आता है 1905 में पहली बार, जब करजन बंगाल का विभाजन कर देता है। तब जनता जो है सड़कों पर उतरती है। लेकिन 1905 में बंगाल विभाजन के बाद इसकी रणनीति को लेकर कांग्रेस के नरमपंथी खेमे और गरमपंथी खेमे में आपस में मतभेद हो जाते हैं और आगे चलकर ये मतभेद इतने बढ़ते हैं कि अंततः कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और कांग्रेस 1907 के सूरत अधिवेशन में दो भागों में बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने बताया था आपको अपने पहले क्लास में कि इसके बाद ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, गरमपंथियों का दमन करते हैं और नेशनल मूवमेंट पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन इसमें फिर उभार दिखता है 1913 से 18 के बीच में। भारतीय दुनिया के जिस भी कोने में रहते हैं वहां ये मूवमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। अमेरिका में गदर आंदोलन 1913 में, अफगानिस्तान में 1915 में भारत की पहली अस्थायी सरकार भारत के बाहर बनती है और इंडिया में भी होम रूल लीग आंदोलन चलता है तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। तिलक जी जब जेल से वापस आते हैं, मांडले जेल में इनको रखा गया था, 6 वर्ष के लिए जेल दी गई थी और उसी दौरान इन्होंने गीता रहस्य नाम की किताब लिखी। सारी बातें मैं बता चुका हूं। तिलक जी जब वापस आते हैं तो ये प्रयास करते हैं नरमपंथियों और गरमपंथियों को मिलाने के लिए, और इतना ही नहीं, मुस्लिम लीग को भी मिलाने के लिए प्रयास करते हैं, जिनमें इनका सहयोग जिन्ना जी कर रहे होते हैं। और फाइनली 1916 का लखनऊ अधिवेशन में ये लोग सफल होते हैं, जो कि बड़ा हिस्टोरिकल कांग्रेस का सेशन रहा है, जहां कांग्रेस के दोनों धड़े, नरम दल और गरम दल तो मिलते ही हैं और मुस्लिम लीग भी मिल जाती। तो यहां तक की स्टोरी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो हम लोग लगभग 1916 तक आ चुके हैं। हम लोगों ने देखा कि एक इंटीग्रेटेड वे में कैसे घटनाएं आगे बढ़ रही हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो भी चार्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं, अब आप समझ गए होंगे कि हम इसी तरह 1947 तक आगे बढ़ेंगे और एक एक घटनाओं को लिंक करते हुए 1947 तक जाएंगे और उसके माध्यम से आप देखेंगे कि पूरा मॉडर्न इंडिया आप कॉन्सेप्चुअलाइज कर लेंगे और आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए, मैं आपको बता रहा था कि 1885 में कांग्रेस बन गई थी और लगभग मैंने कहा कि 1916 तक हम लोग आ गए। होम रूल लीग आंदोलन, लखनऊ अधिवेशन, इस तरह की घटनाओं को कवर करते हुए यहां तक चले आए। तो मैं ये जानना आपसे चाहता हूं कि 1885 से जब हमने जर्नी स्टार्ट की और लगभग 1916 तक चले आए, तो मैं मान के चलता हूं कि लगभग 30 वर्ष बीत गए। इन 30 वर्षों में गांधी जी कहां है? गांधी जी का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। तो इस समय गांधी जी कहां है? देखिए, जरा ध्यान से इस बात को समझिए आप। आईएनसी में लिखूं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस को मैं शॉर्ट में आईएनसी लिख दूंगा। जरा इस बात को पहले आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, आईएनसी के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था 1885 से। 1885 से कांग्रेस के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था। उसका गांधी जी से कोई दूर दूर का वास्ता नहीं था। इस राष्ट्रीय आंदोलन का जो कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा था, गांधी जी का उससे दूर दूर का वास्ता नहीं था। गांधी जी एकदम अलग से एंट्री मारते हैं जनवरी 1915 में भारत, एकदम अलग से। कांग्रेस से उनका मैंने कहा कोई वास्ता नहीं था। जनवरी 1915 में भारत आते हैं। अच्छा, भारत आते हैं मतलब क्या, कहीं गए हुए थे क्या गांधी जी? हाँ, कुछ लोग जानते होंगे कि गांधी जी 1893 में इंडिया से बाहर गए थे। कहां गए थे? साउथ अफ्रीका। देखिए, ये 1893 का वर्ष कुछ मायनों में बड़ा हिस्टोरिकल है। क्यों? क्योंकि 1893 में यहां से गांधी जी गए थे। एक और शख्सियत यहां से गई थी, क्या आपको जानकारी है? 1893 में विवेकानंद। कहां गए थे, कुछ आइडिया है? अच्छा, खैर, 1893 में भारत से बाहर गांधी जी भी गए थे, विवेकानंद भी गए थे और एनी बेसेंट 1893 में भारत आई थी। इस बात को जानते रहिएगा। खैर, 1893 में गांधी जी गए और जनवरी 1915 में एंट्री मारते हैं भारत में
और आने के बाद जैसा कि मैंने बताया इनका कांग्रेस से कोई वास्ता नहीं था, दूर दूर का वास्ता नहीं था। जनवरी 1915 में एकदम अलग से एंट्री मारते हैं और 2 साल कुछ नहीं करते। 1916 मैंने कहा जनवरी 1915 में एकदम अलग से एंट्री मारा और 2 साल कुछ नहीं किया, सिर्फ घूमे फिरे और दिमाग में और कुछ मत लाइएगा, घूमे फिरे और भारत की जनता को समझे, यहाँ की राजनीति को समझने का प्रयास किया और उसके बाद अपना चक्र चलाना चालू किया गांधी जी ने। मैंने क्या कहा कि जनवरी 1915 में आए, 2 साल कुछ नहीं किया, यानी जनवरी 15 में आ गए थे तो पूरा 15 कुछ नहीं, पूरा 16 कुछ नहीं और 17 से अपना चक्र चलाना गांधी जी चालू करेंगे। तो जरा इस चीज को समझिए, देखिए जरा सा, देखिए इस चार्ट को जरा ध्यान से देखिए, समझिए। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और 9 जनवरी 1915 को भारत आए। मैंने आपसे कहा कि गांधी जी ने 2 साल कुछ भी नहीं किया, घूमे फिरे और भारत की जनता को, यहाँ की राजनीति को समझने का प्रयास किया और 17 से अपना चक्र चलाना चालू किया। जब मैं चक्र कह रहा हूं तो वैसे अगर आप देखेंगे तो चक्र की स्पेलिंग आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं, CHAKRA, ठीक, चक्र की। लेकिन यहां हम H को नहीं ले रहे हैं, चक्र आपको याद रखना है CAKRA। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, चक्र में क्या ध्यान देना है, CAKRA। अभी मैं आपको इसका मतलब भी बताता हूं। C फॉर है चंपारण, A फॉर है अहमदाबाद, K फॉर है खेड़ा, R फॉर है रॉलेट सत्याग्रह मैं यहां लिख रहा हूं, या एक्ट आप लिख सकते हैं, और ए फॉर है असहयोग आंदोलन, या इसको शॉर्ट में हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या शॉर्ट में एनसीएम कहेंगे। तो जरा ध्यान से समझिए, मैंने आपको कहा कि कांग्रेस का एक अलग मूवमेंट चल रहा था, उसका गांधी जी से कोई वास्ता नहीं था, दूर दूर से। गांधी जी जनवरी 1915 में भारत में एंट्री मारते हैं एकदम अलग से और 2 साल घूमते हैं फिरते हैं, भारत की जनता और राजनीति को समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद अपना चक्र चलाना चालू करते हैं, कुछ छोटे मोटे सत्याग्रह करते हैं, जैसे 1917 में चंपारण में, 1918 में 2, अहमदाबाद में, खेड़ा में। उसके बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि 1919 में रॉलेट सत्याग्रह, एक बड़ा सत्याग्रह करते हैं और 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फिर से इस चीज को समझिए, इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कई तरह के आते हैं और आप लोग गलत करते हैं। मैंने कहा कि गांधी जी का आईएनसी से कोई वास्ता नहीं था, एक नेशनल मूवमेंट चल रहा था कांग्रेस के नेतृत्व में। गांधी जी एकदम अलग से एंट्री मारते हैं भारत में और शुरू में कुछ छोटे मोटे सत्याग्रह करते हैं और 1920 में जब असहयोग आंदोलन छेड़ते हैं तो यहीं से कांग्रेस की कमान गांधी जी के हाथ में आ जाती है और यहां से गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता है और बेसिकली यहीं से गांधीयन एरा स्टार्ट होता है, गांधी का युग स्टार्ट होता है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि 1885 से 1905 तक बेसिकली मॉडरेट फेज, नरमपंथी युग, उसके बाद गर्मपंथी युग और 1920 से गांधीयन युग या गांधीयन एरा बोलते हैं। तो अब जरा सा फिर से इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जनवरी 1915 में जब गांधी जी आए तो वो इधर उधर घूम रहे थे, भारत की राजनीति को समझ रहे थे। 1916 में एक अधिवेशन होता है जो ऑलरेडी मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया, लखनऊ अधिवेशन। यहाँ एक व्यक्ति से मुलाकात होती है गांधी जी की, राजकुमार शुक्ल से। राजकुमार शुक्ल कहते हैं, गांधी जी आप आइए जरा हमारे यहाँ, किसान बड़े परेशान हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, किसान बड़े परेशान हैं और आप बिहार आइए, चंपारण आइए, इन किसानों की समस्या पर भी ध्यान दीजिए। तो इनके निमंत्रण पर 1917 में गांधी जी कहां पहुंचते हैं, बिहार, चंपारण। और वहीं जाते हैं, जब देखते हैं किसानों की समस्या को तो वहीं खूंटा गाड़ के गांधी जी बैठ जाते हैं, सत्य के लिए आग्रह करना चालू कर देते हैं। कहते हैं जब तक इनकी समस्या नहीं हल होगी यहां से हिलूंगा नहीं। उसके बाद बिहार से अगले साल गांधी जी कहां पहुंचते हैं, गुजरात। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। 1918 में मैंने लिखा है अहमदाबाद का भी सत्याग्रह और खेड़ा का भी। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, रटते रहते हैं। 1918 में दोनों हो रहे हैं, इस चीज को बहुत बारीकी से समझिएगा। और याद कैसे दिमाग में रखेंगे, 17 में बिहार पहुंचे, चंपारण, 18 में गुजरात गए, वहां इन दोनों को निपटाया, अहमदाबाद और खेड़ा। ठीक, तो गांधी जी चंपारण का सत्याग्रह करते हैं, वहां सफल होते हैं। फिर अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए एक सत्याग्रह करते हैं, वहां सफल होते हैं। फिर खेड़ा में भी
एक छोटा सत्याग्रह करते हैं, वहां सफल होते हैं। इसी बीच 1919 में क्या होता है, जरा इस चीज को समझिए। एक रॉलेट एक्ट पास होता है, अभी जस्ट मैं आपको उसके बारे में बहुत डिटेल से बताऊंगा। इस रॉलेट एक्ट की वजह से जलियांवाला बाग कांड होता है, जिसमें ब्रिटिशों द्वारा बहुत से निर्दोषों को मार दिया जाता है। तो यहां गांधी जी 1919 में एक रॉलेट सत्याग्रह करते हैं और कुछ ऐसी परिस्थितियां 1919 में बनती हैं कि एक बड़ा आंदोलन छेड़ते हैं 1920 में। देखिए, प्रश्नों को जरा बारीकी से समझना है। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि गांधी जी का पहला अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन कौन सा था, या कुछ आप बिना कुछ देखे अगर ऑप्शन में चंपारण रहता है तो आप उसको टिक कर देते हैं। आंदोलन और सत्याग्रह, इन सब में जरा अंतर कीजिएगा। अखिल भारतीय स्तर का पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन है, पहला सत्याग्रह चंपारण है, दूसरा सत्याग्रह अहमदाबाद है, तीसरा सत्याग्रह खेड़ा है। इस तरह की चीजें जरा सा और इस चीज को हम समझते हैं। देखिए, जो चार्ट मैं यहां ड्रॉ करूंगा, आप उसको बनाएंगे अपनी कॉपी पे, ये रिक्वेस्ट है मेरी, और उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, कॉपी बंद करके उसको चिंतन मनन करेंगे। यकीन जानिए, कभी 1916, 17, 18 में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, या किसी भी डेट में कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आपने इस तरह की चीजें समझी। तो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस का एक अलग मूवमेंट, गांधी जी एकदम अलग से एंट्री मारते हैं जनवरी 1915 में। 2 साल वो कुछ नहीं करते, 17 से अपना चक्र चलाना चालू करते हैं। पहले कुछ छोटे मोटे सत्याग्रह करते हैं, फिर 1919 में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि वो एक बड़ा आंदोलन छेड़ते हैं, जिसे हम असहयोग आंदोलन कहते हैं। अब वो कौन सी परिस्थितियां बनी, जरा इस बात को हम समझ लेते हैं। देखिए, 1919 में बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। 1919 में क्या होता है, एक तो अभी मैंने आपको बताया कि रॉलेट एक्ट और इसके वजह से जलियांवाला बाग कांड होता है। अभी मैं रॉलेट एक्ट को डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि इससे कई तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। एक तो रॉलेट एक्ट की वजह से जलियांवाला बाग कांड होता है, उसकी वजह से बहुत निर्दोषों को इन ब्रिटिशों ने मार दिया, जनता बहुत नाराज थी इस समय। दूसरा क्या होता है, इसी समय खिलाफत आंदोलन आकार ले रहा था, शेप ले रहा था। अब खिलाफत आंदोलन के बारे में मैं आपको अभी नहीं बताने जा रहा हूं, मैं इसको डिटेल से कवर करूंगा, लेकिन बस अभी इतना समझिए कि इसी समय खिलाफत आंदोलन आकार ले रहा था, और उसके वजह से मुस्लिम जनता बहुत नाराज थी। इन अंग्रेजों से जो मुस्लिम थे वो भी बहुत नाराज थे। तो 1919 में एक तो रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड की वजह से देखिए आम जनता नाराज है, दूसरा खिलाफत आंदोलन की वजह से जनता नाराज है, और तीसरा इसी समय प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और इस महंगाई का प्रभाव जो था कि किसान और मजदूर वर्ग बहुत नाराज थे। देखिए, इस महंगाई की वजह से नॉर्मली जो समाज का निचला तबका होता है, वो जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। इसमें एक छोटा सा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स है, मैं इसको आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि इतिहास में कई जगह तब आप चीजों को फील कर पाएंगे, सिर्फ पढ़ेंगे नहीं। जरा सा समझिए। देखिए, होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपकी इनकम है 100 रुपए, आपकी आय क्या है, 100 रुपए है, और आप उसमें से क्या करते हैं, 50 रुपए खर्च कर देते हैं, या कुछ खा पी जाते हैं, उपभोग कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो आपके पास बचे कितने, 50। तो अर्थशास्त्र में एक छोटा सा फॉर्मूला है कि इनकम जो होती है, आय, वो उपभोग और बचत के बराबर होती है, मतलब उपभोग प्लस बचत। अच्छा, अगर बताइए महंगाई बढ़ जाए तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाए तो क्या होगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर महंगाई बढ़ जाएगी तो खर्च बढ़ जाएगा और बचत कम हो जाएगी। ठीक है, एकदम आप सही सोच रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और गहराई में ले जाना चाहता हूं। जरा इसको समझिए। महंगाई बढ़ने का LIG, MIG और HIG पे क्या फर्क पड़ता है। अब कुछ लोग इसको फ्लैट समझ रहे होंगे, तो ये फ्लैट नहीं है। LIG मतलब लोअर इनकम ग्रुप, MIG मतलब मिडिल इनकम ग्रुप, और HIG मतलब हायर इनकम ग्रुप। तो जरा देखिए इस महंगाई बढ़ने का इन ग्रुप्स पे क्या, मतलब मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और उच्च आय वर्ग पे क्या असर पड़ता है, जरा इस चीज को थोड़ा आपको समझना है। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए, जैसे दाल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए दाल अभी 100 रुपए किलो है और वो बढ़ के 200 रुपए किलो हो जाती है भाई। तो जरा बताइए कि मुकेश अंबानी का जो मोटा वाला एक लड़का है, उसके उपभोग पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो इतने बड़े आदमी जो हायर इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनके उपभोग पर कोई असर नहीं पड़ता महंगाई का, वो द्रुत गति से निरंतर जारी रहेगा, वो और भी खाएगा।
खैर मजाक कर रहा था। मिडिल इनकम ग्रुप पे क्या असर पड़ता है जरा समझिए कि मिडिल इनकम ग्रुप का खर्च बढ़ जाता है और बचत कम हो जाती है। अब मुझे बात करनी है लोअर इनकम ग्रुप की बेसिकली। पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं, व्यवहार में इस चीज को कभी फील किया कि नहीं, कि जो लोग डेली वेजेस वाले होते हैं, रोज जैसे मजदूरी किया, 200-300 रुपए उन्हें मजदूरी मिली, वो लौटते समय सारा सामान खरीद के घर ले आते हैं और वो पूरा खर्च हो जाता है। यानी उनका फिक्स रहता है कि हमें 20 रुपए में दाल लेनी है, 20 रुपए का तेल लेना है, 40 रुपए की सब्जी लेनी है, इस तरह का सब कुछ फिक्स रहता है। अब अगर वो 20 रुपए की दाल पहले खरीदते थे तो पहले उन्हें 200 ग्राम दाल मिलती थी, लेकिन अब जो है 20 रुपए का दाल वो खरीदेंगे तो मात्र 100 ग्राम दाल मिलेगी। यानी जो लोअर इनकम ग्रुप है, जब महंगाई बढ़ती है तो उसका उपभोग प्रभावित होने लगता है, यानी उसके खाने के लाले पड़ जाते हैं, अगर मैं लिटरली इस बात को आपको समझाना चाहूं। यानी जब भी महंगाई बढ़ेगी तो जो निचला तबका है, किसान, मजदूर, इस तरह के लोग, वो त्राही त्राही करने लगेंगे। इतिहास में जरा समझिए, चाहे 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तब की बात हो, चाहे 1929 विश्व की आर्थिक मंदी तब की बात हो, चाहे द्वितीय विश्व युद्ध जब होगा और तब की बात हो, तब आप हमेशा किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, इस तरह के डेवलपमेंट देखेंगे। हमेशा हर जगह ऐसे डेवलपमेंट दिखाई देंगे, इसलिए इस बात को बताना और समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी था। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया कि 1919 में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, रॉलेट एक्ट, उसके वजह से सारी जनता नाराज, खिलाफत आंदोलन, उसके वजह से मुस्लिम समुदाय नाराज, और प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था, महंगाई अपने चरम पे थी, तो किसान और मजदूर नाराज। तो 1919 में जो परिस्थितियां बनी, इस दौरान गांधी जी को लगा कि इससे बेहतर तो मौका ही नहीं मिलेगा। किस लिए? ये बहुत बढ़िया मौका है कि एक ऑल इंडिया लेवल का, अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन छेड़ने के लिए। और गांधी जी ने क्या छेड़ा? एक अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन, जिसे हम क्या कहते हैं? असहयोग आंदोलन। तो इस चीज को एकदम दिमाग में रखना है। 15 कुछ नहीं, 16 कुछ नहीं, 17 में चंपारण पहला सत्याग्रह, 18 में अहमदाबाद दूसरा सत्याग्रह, और 18 में ही खेड़ा तीसरा सत्याग्रह। फिर 1919 में क्या आता है? जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड, ठीक, और रॉलेट सत्याग्रह। और 1919 में जो परिस्थितियां बनी, उसकी वजह से गांधी जी एक बड़ा आंदोलन छेड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? असहयोग आंदोलन। तो अगर इन चीजों को आप इस वे में कॉन्सेप्चुअलाइज करेंगे तो यकीन जानिए कभी आप 17, 18, 19 में कंफ्यूज नहीं होंगे। अब इसमें एक जो चर्चा बची रह गई है वो रॉलेट एक्ट वाली है, मैं उसको आपको समझाना चाहता हूं। कई बार रॉलेट एक्ट के उद्देश्यों से सवाल पूछ लिया गया, इसको लाने का उद्देश्य क्या था, और जो ऑप्शंस यूपीएससी ने या स्टेट कमीशन ने पूछे हैं वो अलग अलग हुआ करते थे। तो अगर आप नहीं समझेंगे तो शायद उसको आप कर नहीं पाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले रॉलेट एक्ट को समझते हैं। देखिए, जरा समझिए, संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 22, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में है क्या? अनुच्छेद 22 में है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। क्या मैंने लिखा? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, निवारक निरोध अधिनियम। यानी इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे पोटा जैसे एक्ट जो होते हैं, मीसा जैसे एक्ट होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। अच्छा, मैं ये क्यों समझा रहा हूं, अभी मैं जस्ट आपको बताता हूं। ये होता क्या है? देखिए, अक्सर आप लोग से जब भी पूछा जाता है कि भाई ये क्या होता है, तो एक बात उसको जरूर याद रहती है, एक लाइन, कि अगर किसी को पकड़ लिया गया तो 24 घंटे के अंदर जो है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, और वो यात्रा का समय निकाल, आपको ये जरूर पता रहता है। खैर, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या है प्रिवेंटिव डिटेंशन? देखिए, एक चीज तो इसमें शब्द है प्रिवेंट, और एक शब्द है डिटेन। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, और डिटेन मतलब होता है कैद करना। तो जरा समझिए कि ये होता क्या है। मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जिससे भारत की एकता और अखंडता को खतरा है, या मैं कहूं कि सिंपल तरीके से वो कोई टेररिस्ट है, मान लीजिए। अब उस टेररिस्ट को अगर रोकना है कि वो कोई अपराध न करे, तो कभी कभी उसको शक के आधार पे ही कैद कर लिया जाता है। उसने कोई क्राइम नहीं किया है। आप नॉर्मली जब क्राइम करते हैं तब आपको पुलिस पकड़ती है, लेकिन कुछ लोगों को क्राइम करने के पहले ही सिर्फ शक के आधार पे ही पकड़ लेती है। जरा ध्यान से समझिएगा। तो अपराध से रोकने के लिए उसको शक के आधार पे ही डिटेन कर लिया जाता है। इस वजह से आज भी हमारी सरकारें इस तरह के एक्ट्स बनाती हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, टेररिस्टों से निपटने के लिए हमारी सरकारें आज भी ऐसे एक्ट बनाती हैं कि उनको शक के आधार पे ही कैद कर लिया जाता है।
अब जरा देखिए, मान लीजिए उसको कैद कर लिया गया, तो ऐसा नहीं कि उसके पास कोई राइट नहीं है, उसके अपने फंडामेंटल राइट हैं। जैसे आप पढ़ते हैं कि पुलिस को 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा, वो कोई वकील कर सकता है, वो किसी कोर्ट में अपील कर सकता है, उसके पास तमाम तरह के फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन अब जरा देखिए, इन अंग्रेजों ने, इन दुष्टों ने जो एक्ट बनाया था, जरा देखिए वो कितना खतरनाक था। एक एक्ट बनाया, रॉलेट एक्ट, और मैंने कहा था कि रेवोल्यूशनरीज को ये क्या कहते थे? टेररिस्ट। यानी जो हमारे लिए क्रांतिकारी हैं, वो इनके लिए क्या हुआ करते थे? आतंकवादी। तो आतंकवादियों से निपटने के लिए, यानी हमारे रेवोल्यूशनरीज से निपटने के लिए इन्होंने एक एक्ट बनाया था। उसका नाम क्या था? रॉलेट एक्ट। एक्चुअली ये नाम क्यों था? एक सर सिडनी रॉलेट नाम के एक आदमी हुआ करते थे, उन्हीं की अध्यक्षता में 1917 में कमेटी बनाई गई कि भाई जांच करिए कि आखिर इन क्रांतिकारियों से, यानी अंग्रेजों के हिसाब से इन आतंकवादियों से कैसे निपटा जाए। किसी तरह का कुछ कानून सजेस्ट कीजिए कि हम बनाएं और इनसे निपट सकें। तो इन महाशय ने अपनी जो रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिश दी थी, उसी के आधार पर एक एक्ट बना था। उसको कहते हैं रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट लाने का उद्देश्य बेसिकली क्या था कि ब्रिटिश सरकार क्रांतिकारियों से निपटने के लिए एक कानून लाई। और ये इतना काला कानून था, इतना काला कानून, भारतीयों ने इसे काला कानून की संज्ञा दी। क्यों? क्योंकि इसका एक और नाम है जिससे आपको इसके चरित्र का पता चलेगा। इसको कहते हैं बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला कानून। जरा ध्यान से समझिएगा, इसको क्या कहते हैं? बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला कानून। यानी अगर इस एक्ट के तहत किसी क्रांतिकारी को पकड़ लिया गया, तो ना तो वो कहीं अपील कर सकता है, ना ही उसको कोई वकील करने का राइट था, और ना ही उसकी दलील कहीं सुनी जाती थी। यानी अगर किसी को पकड़ा तो वो गया। और इसी वजह से भारतीयों ने इसको क्या कहा? काला कानून। और भारतीय इसका विरोध कर रहे। इसी विरोध के सिलसिले में वो सभाएं कर रहे थे जलियांवाला बाग, अमृतसर में। इसके फैक्ट्स को मैं डिटेल से बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको समझ बनानी है, अंडरस्टैंडिंग की एग्जैक्टली था क्या, और बाकी डिटेल्स मैं जब डिटेल विस्तार करूंगा तो आपको बताऊंगा। तो इसी कानून का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में कुछ भीड़ इकट्ठी थी, जिसको एक जनरल डायर नाम के आदमी ने जो है इनडिस्क्रिमिनेटेड फायरिंग द्वारा बहुत लोगों को मरवा दिया। देखिए, अगर आप देखेंगे तो एक ही तरफ से उसमें दरवाजा था, उसको बंद करके इस पे काफी ज्यादा फायरिंग और बहुत से लोग मर गए। डायर भी दो थे, मैं इसको जब डिस्क्राइब करूंगा तो आगे बताऊंगा। दो डायर हुआ करते थे। अभी आप सिर्फ जानिए कि जनरल डायर नाम के आदमी ने जो है मरवा दिया। तो जब मरवा दिया तो जनता बहुत आक्रोशित हुई, बहुत ज्यादा आक्रोशित हुई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1919 में इस रॉलेट एक्ट आया। इस एक्ट के विरोध के फलस्वरूप ही एक घटना घटी जिसे जलियांवाला बाग कांड कहते हैं। अच्छा, जब ये कांड हो गया तो चारों तरफ भर्त्सना होना चालू हुआ। तो फिर इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई अंग्रेजों की तरफ से। क्या नाम था उसका? ब्रिटिशों की तरफ से जो कमेटी बनाई गई, हंटर कमेटी। और जो कांग्रेस की तरफ से बनाई गई थी, तहकीकात कमेटी। देखिए, जरा ध्यान से समझिए। इस कांड के बाद दो कमेटियां बनाई गई। एक हंटर कमेटी, ये ब्रिटिशों की तरफ से बनी थी, और कांग्रेस ने अपने लेवल पे आईएनसी ने जो बनाई थी उसको कहते हैं तहकीकात कमेटी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तहकीकात कमेटी ने तो जो रिकमेंडेशन दिया वो आप खुद समझ सकते हैं, बट ऑब्वियस है कि हंटर को दोषी माना। दोषी इन्होंने भी माना। लेकिन मैं बताऊं कि जब वो डायर जब ब्रिटेन गया तो ब्रिटेन में उसका ऐसा सम्मान किया गया, उसको ब्रितानी शेर कहा गया कि ये शेर है और इसने जो कुछ किया वो साम्राज्य की रक्षा के लिए किया और बहुत बढ़िया किया। उसको लोगों ने पैसे इकट्ठे करके इनाम दिए और ये सब देख के आप समझ सकते हैं कि भारतीयों का खून खौल उठा। ठीक, तो इसके वजह से पूरे भारत में एक आक्रोश था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस चीज को बहुत दिमाग में रखिएगा। क्या बताया था कि 1919 में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके वजह से गांधी जी ने क्या किया, एक बहुत बड़ा अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन छेड़ने का निश्चय लिया। ठीक, तो देखिए, एक स्टोरी ये हुई। अब हम इसके आगे घटनाओं को लिंक करेंगे। 1920 तक हम लोग पहुंच गए। ठीक, तो देखिए, पहले समझिए। तो गांधी जी ने जब आंदोलन छेड़ा तो गांधी जी खुद भी बड़े एक्साइटेड थे और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज मिल जाएगा। गांधी जी खुद भी बहुत एक्साइटेड थे 1920 में जब उन्होंने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। ठीक, अच्छा, आंदोलन चल भी रहा था, ठीक ठाक आंदोलन चल रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ, 1922 में एक चौरी चौरा कांड हो गया। क्या मैंने कहा? चौरी चौरा कांड।
तो ये चौरी चौरा एक जगह का नाम है। ये जगह कहाँ है? गोरखपुर में। गोरखपुर तो आजकल बड़ा चर्चा में है, तो आप जानते ही होंगे। मुख्यमंत्री वहाँ के माननीय योगी आदित्यनाथ जी बड़े चर्चित आदमी हैं। तो गोरखपुर में चौरी चौरा जो है प्लेस है। और गोरखपुर कहाँ है? यूपी में। यहाँ क्या हुआ कि भीड़ ने कुछ पुलिस वालों को, एक्चुअली पुलिस वालों के उत्तेजित करने पर भीड़ ने क्या किया, कुछ पुलिस वालों को जला दिया। और जब जला दिया तो इसके वजह से, स्पेशली इस घटना की वजह से गांधी जी ने क्या किया, 1922 में आंदोलन वापस ले लिया, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो देखिए 20 में स्टार्ट हुआ, 22 में गांधी जी ने चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अच्छा, जैसे ही वापस लिया, यकीन जानिए कुछ लोगों का तो मूड ही ऑफ हो गया। जरा स्टेटमेंट सुनिए इस दौरान कैसे दिए गए। एक व्यक्ति ने कहा कि यार, अगर तमिलनाडु के किसी गांव में छोटी सी हिंसा हो जाती है तो उसकी सजा पूरे भारत को क्यों दे रहे हो आप? कुछ लोगों का मूड खराब हो गया। अभी आपको मैंने बताया कि गांधी जी ने अभी अभी बागडोर 1920 में संभाली थी राष्ट्रीय आंदोलन की, और कहीं ना कहीं कांग्रेस का आंदोलन और गांधी का आंदोलन 1920 में आपस में मिल गया था। ठीक, तो कुछ लोगों को लगा यार इस बुड्ढे के बस की बात नहीं है, राष्ट्रीय आंदोलन को चलाने वाला नहीं। ये तो देखिए अच्छा खासा आंदोलन चल रहा था, इसने वापस ले लिया। और आप यकीन जानिए कांग्रेस में फिर से विभाजन की नौबत आ गई। यानी एक विभाजन कब हुआ था? 1907 में। दूसरी बार विभाजन की नौबत आ गई और कांग्रेस दो खेमों में बट गई। एक खेमे को कहा गया प्रो चेंजर्स। क्या कहा गया? प्रो चेंजर्स। और एक खेमे को कहा गया नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स का मतलब जो चेंज चाहते थे, परिवर्तनवादी, और जो चेंज नहीं चाहते थे, गैर परिवर्तनवादी। अब जरा समझिए, चेंज जो चाहते थे मतलब एक गांधीवादी के बस की बात नहीं भाई, ये हटाओ इसको, हम कुछ बदलाव चाहते हैं। और कुछ गैर परिवर्तनवादी जो गांधी जी के एकदम पेट चेले हुआ करते थे, उन्होंने क्या कहा? वो क्या थे? गांधी जी अगर दिन को रात कहें तो रात, रात को दिन कहें तो दिन, इस टाइप के लोग थे। वो क्या थे? गैर परिवर्तनवादी। तो कुछ लोग नाराज हो गए, स्पेशली गांधी जी से जो बहुत सीनियर टाइप के लोग हुआ करते थे, तो नाराज हो गए, क्या क्या कर रहा है यार ये। और नाराजगी का एक कारण बताऊं, उस समय कुछ इलेक्शंस डिक्लेयर हुए थे विधान परिषदों के। तो उसमें ये लोग क्या चाहते थे कि भाग लेना चाहते थे। और गांधी जी का एक प्रिंसिपल था कि देखो भैया, एक्टिव पॉलिटिक्स यानी सक्रिय राजनीति में नहीं जाना, राजनीति भ्रष्ट बना देगी। जैसे देखिए आपके सामने तो एग्जाम्पल भी है, अन्ना जी हैं, वो कभी सक्रिय राजनीति में नहीं आते। अब अन्ना जी के साथ में अरविंद केजरीवाल और तमाम लोग थे, वो क्या एक्टिव पॉलिटिक्स में उतर आए। अच्छा, उनका मानना यह है कि जब तक राजनीति में नहीं उतरेंगे, राजनीति की गंदगी कैसे साफ होगी। और अन्ना जी जो प्योर गांधीवादी हैं, वो सक्रिय राजनीति से परहेज करते हैं कि भैया राजनीति में जाएंगे तो भ्रष्ट हो जाएंगे। तो अब जरा समझिए, जब इलेक्शंस होने वाले थे तो उसमें से कुछ लोग चाहते थे यार कि गांधी जी, जो आप सड़कों पे असहयोग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम इलेक्शंस में भाग ले विधान परिषदों में, और इस असहयोग को विधान परिषदों के अंदर ले जाएं। तो गांधी जी कहे नहीं, सक्रिय राजनीति में नहीं इन्वॉल्व होना। अब लोगों का और मूड खराब। एक तो गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, गांधी जी के तौर तरीकों से ही मूड खराब था, और ऊपर से और ज्यादा मूड खराब था। तो कांग्रेस क्या है, दो खेमों में बढ़ गई थी, विभाजित नहीं हुई थी, जानते रहिएगा, दो खेमों में बढ़ गई थी। और फाइनली असहयोग आंदोलन के बाद एक पार्टी का गठन होता है जिसका नाम क्या है? स्वराज पार्टी। और अगर मैं कहूं कि इसका ईयर क्या था तो बहुत ध्यान से समझिएगा, 1923। कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं, कई टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं। कितने टाइप के जरा सुन लीजिए। एक तो है कि स्वराज पार्टी का गठन कब होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद। एक टाइप का प्रश्न तो इस तरह से पूछा जाता है। दूसरा ईयर पूछ देगा 24, 25, 26, 23, तो किसके? ठीक 1922 के बाद 23 में। तीसरा